आपको क्या, आप तो प्रैक्टिकल है, आप तो किसी हुस्न परी से शादी करनी है। देवर भाभी की इमोशनल ड्रामे का शिकार हो जाता है और मान जाता है शादी के लिए। ऐसे ही सब लड़की से मिलने जाते हैं और लड़की पसंद आने पर जेठानी देवर और देवरानी की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद एक नंबर की गंवार। अब देखो रूपाली, मुझे जॉब के लिए देर हो रही है। एक काम कर दो मेरा, कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। आज से ना मेरे पहनने वाले सारे कपड़े तुम धो दिया करना, ठीक है? देवरानी जो जेठानी के सारे हुक्म किसी आका की तरह माना करती, वहीं जेठानी भी अपने गेम को खुलकर खेल रही थी। शाम को, अरे बहू, मेरे लिए जरा एक कप चाय बना कर लाना। रूपाली, माँ जी को एक कप चाय बना कर दे दो। लेकिन भाभी मैं तो। प्लीज रूपाली, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, उसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। जी ठीक है। अच्छा हुआ मैं अपने लिए एक घरेलू देवरानी ढूंढ कर लाई। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मुझे बस जॉब का काम करना पड़ता है, क्योंकि घर के काम तो प्यारी प्यारी देवरानी संभाल लेती है। वाह जी वाह, कितनी समझदार हूँ मैं। लेकिन दिन एक से नहीं होते। जो नया होता है वो एक दिन पुराना हो जाता है और वो रंग सामने आता है जो उसका असली रंग होता है। और फिर, रूपाली जरा मेरा फोन पास करना, और वो फोन में चार्जिंग नहीं होगा, मेरे बैग में चार्जर रख देना। और हाँ बस जितने दिन की ऐश थी जेठानी साहिबा की, वो खत्म और देवरानी का असली चेहरा बाहर। क्यों दीदी, आप क्या कर रही हो? बैठी ही तो हो। और दीदी, ये छोटे मोटे काम ना खुद कर लिया करो, वैसे भी ऑफिस में भी तो काम करती होगी ना, हैं? हाय रे, ये क्या, सत्ता तो अभी तो बनी थी, आक्रमण हो गया और पूरा ख्वाबों का किला धुस। ओए सुन, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, गंवार कहीं की। मैं ना होती तो किसी गांव के घर में चूल्हा फूंक रही होती। ओए होए, ये मुंह और मुख की दाल, मैं कहाँ बैठी होती ये आपको ज्यादा पता है। मेरी सुंदरता और गुणों की चर्चा 7 समंदर पार तक थी, तो मैं कहाँ होती ना, इसकी चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए। अगले दिन, अरे माँ, ये देवरानी साहिबा कहाँ है? उठी नहीं है क्या अभी तक? अरे वो है कहाँ, वो तो सुबह के बस से ही गांव चली गई। और हाँ, वो बात कर ही रही थी कि सामने से जेठानी का फोन आ जाता है। सुनिए दीदी, मैं ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, मेरी बस का टाइम हो गया है, इसलिए मैं कपड़े और बर्तन धोकर नहीं गई हूँ, इसलिए वो काम आप ही कर लेना। और हाँ, सासू माँ का ना अच्छे से ख्याल रखना, कमाई के चक्कर में ना हवाई मत हो जाना। हाय रे, जेठानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों नहीं करके गई हो? और माँ जी ने हाँ बोला था क्या जाने के लिए? और तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि जाऊं या नहीं। माना भाभी, बहुत गर्मी है, लेकिन ये क्या कि आप अपना मानसिक संतुलन ही छोड़ देती हैं। अरे बकवास करने की भी हद होती है भाभी। अच्छा, तो तुम वापस आओ, काम पूरा करो और फिर जहां जाना है जाओ। सास सब सुन रही थी। वो समझ जाती है कि जेठानी ने किस मकसद से देवरानी की शादी इस घर में करवाई है। फिर एक रोज जब देवरानी वापस आती है तो, माँ जी, मेरे ना होने पर लग रहा है कि नाश्ता खाना आपने सब छोड़ दिया था, कैसी पतली हो गई है इतने दिनों में। अरे कौन देगा मुझे खाना, वो तो नौकरी करती है, तू भी किसके भरोसे छोड़कर चली गई मुझे। अरे क्या करती माँ जी, माँ की तबीयत खराब थी ना तो गई थी, वरना नहीं जाती। वैसे भी ना माँ जी, भाभी को भी अब थोड़ा काम करना चाहिए, हम कौन सा उनके पैसे रखते हैं, अरे घर उनका भी तो है ना। ये बोलकर गांव से सफर करके जो लड़की आई, वो तुरंत सास को खाना देने के लिए किचन में घुस गई। तभी जेठानी, अरे आ गई हो तो चाय भी बना दो, और हाँ, खाना थोड़ा जल्दी कर दो, मैं पैक करके भी ले जाऊंगी। सास को गुस्सा आता है। देख बड़ी बहू, तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो, छोटी ही काम करती रहे ये ठीक नहीं। अरे तो मैं क्या करूं, मैं कमाती हूँ, मैं घर का काम नहीं कर सकती, ये इस गंवार से करवाओ, वैसे भी घर के काम तो छोटे लोग ही करते हैं। तभी देवरानी आ जाती है। माँ जी, आप ना परेशान ना हो, मैंने शाम के खाने के लिए एक छुट्टी लोग जैसी नौकरानी रख ली है, सुबह का मैं बनाऊंगी और रात का या तो भाभी या तो वो नौकरानी, और नौकरानी के पैसे तो
पीछे रह गई जमींदार की ठहाकों वाली हंसी, जो मोहन के आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचा रही थी। पर मोहन को नहीं पता था कि इस अपमान के बाद ही उसकी किस्मत का जादुई दरवाजा खुलने वाला था। जमींदार ने मोहन को धक्के देकर निकाल दिया था। मोहन हताश होकर लौट रहा था, तभी झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। अरे, ये नन्ही से चिड़िया, इसके पंख तो खून से सने हैं। कितना तड़प रही है ये। लगता है किसी बेरहम शिकारी का तीर इसकी रूह को छूकर गुजरा है। मोहन चिड़िया को हथेली पर उठाता है। चिड़िया कांप रही है। छोटी सी जान, तू क्यों रोती है? तेरा तो कोई घर भी नहीं जिसे जमींदार छीन ले। देख, मेरे पास तुझे खिलाने के लिए दाना तो नहीं है, पर ये पानी की आखिरी बूंदे तेरे नाम। मेरी प्यास से बड़ी तेरी जिंदगी है। मेरी धोती का ये टुकड़ा शायद तेरे घाव ना भर पाए, पर तेरी तड़प को थोड़ा आराम तो दे सकता है। मोहन अपनी फटी कमीज का कोना फाड़ता है और बड़ी कोमलता से चिड़िया की पट्टी करता है। अचानक एक तेज रोशनी होती है और चिड़िया एक दिव्य परी में बदल जाती है। मोहन, मैंने आज तक महलों में सोने के थाल में 56 भोग खाते हुए लोग देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा अमीर दिल नहीं देखा। जिसके पास खुद के खाने को निवाला नहीं, वो अपनी फटी कमीज फाड़कर एक पक्षी का घाव भर रहा है। तुम्हारी इस निस्वार्थ करुणा ने मुझे विवश कर दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आप कौन हैं देवी? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा थी मोहन। ये लो, ये आलू और मटर के बीज साधारण नहीं है। इन्हें उस जमीन पर बोना जहाँ तुमने अपनी गरीबी के सबसे ज्यादा आंसू बहाए हैं। ये फसल तुम्हारी तकदीर बदल देगी। लेकिन याद रखना, ये जादू तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द रहेगा। जिस दिन अहंकार आया, ये फसल पत्थर बन जाएगी। परी तो एक दिव्य प्रकाश पुंज बनकर आसमान में विलीन हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई मोहन को हक्का बक्का, निशब्द और कांपते हाथों में वो मखमली पोटली थामे हुए। मोहन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद भूख के मारे उसका सर चकरा रहा है और ये सब उसकी कल्पना है। वो बार बार अपनी आंखों को मलता और फिर उस सुनहरी पोटली को देखता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मोहन, तू पागल हो गया है। भूख और धूप ने तेरे दिमाग पर असर कर दिया है। भला एक मामूली चिड़िया परी कैसे बन सकती है? और ये बीज, ये मखमली कपड़ा, क्या सच में इसमें मेरी किस्मत बंद है, या ये मेरी आखिरी उम्मीद का कोई क्रूर मजाक है? अगर मैंने ये बात घर पर बताई तो बिमला हंसेगी। माँ कहेगी कि बेटा होश खो बैठा है। पर ये पोटली, इसका स्पर्श कितना कोमल है, जैसे किसी ने रूह को सहला दिया हो। वो पगडंडी पर चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो चिड़िया फिर से कहीं चहकती हुई मिल जाएगी। उसके मन में डर और उम्मीद की एक जंग चल रही थी। पैर थक कर भारी हो रहे थे, पर दिल की धड़कनें किसी अनहोनी की आहट से तेज थीं। मोहन जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि दीपक आंगन में मिट्टी से खेल रहा है और बिमला चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियां बटोर रही है। मोहन का चेहरा उतरा हुआ था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोहन, आ गए तुम? क्या हुआ? जमींदार ने कुछ दिया? तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? और तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो, जैसे कोई डरावना सपना देख लिया हो? बिमला, माँ, जल्दी इधर आओ। आज जो हुआ, अगर मैं अपनी आंखों से न देखता तो कभी यकीन न करता। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पर आज कुदरत ने मुझसे बात की है। क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? शांत हो जा, पहले पानी पी। माँ, आज रास्ते में मैंने एक घायल चिड़िया की जान बचाई। उसे पानी पिलाया, अपनी कमीज फाड़कर उसकी पट्टी की, और फिर पलक झपकते ही वो चिड़िया एक नुमानी परी में बदल गई। उसने कहा कि वो मेरी परीक्षा ले रही थी। उसने मुझे ये बीज दिए हैं माँ। उसने कहा कि ये जादुई आलू और मटर हैं। अगर इन्हें सच्चे मन से बोया जाए तो ये हमारी तकदीर बदल देंगे। बिमला हैरानी और अविश्वास से, परी? मोहन, क्या कह रहे हो? कहीं भूख के मारे तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? इस जमाने में परियां कहाँ आती हैं? हमें मेहनत से रोटी नहीं मिल रही और तुम करिश्मे की बात कर रहे हो? बिमला, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। रास्ते भर मैं खुद को यही समझाता रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ। पर देखो इस पोटली को, क्या ये किसी गरीब किसान के घर की चीज लग रही है? माँ, जब उस परी ने मुझसे बात की तो मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। उसकी आवाज में वही ममता थी जो तुम्हारी आवाज में है। उसने कहा, जब तक मन साफ रहेगा ये फसल सोना उगलती रहेगी। बेटा, इस दुनिया में जो हम देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। तेरी ईमानदारी का सिला देने खुद विधाता किसी न किसी रूप में आते ही हैं।
बिमला, शक मत कर, ये बीज नहीं, ये हमारे सब्र के आंसू। दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और 2 आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं। अरे रामू भैया, बाहर निकलो, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। जरूर जमींदार होगा, मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहाँ तक आने की नहीं बन पा रही थी, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन रामू के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ, मेरा ही नाम रामू है। कहाँ है धन? यही पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वह मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग रामू के पास आ जाते हैं। लाओ, मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ, तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो। और दोनों आदमी रामू को लठ से मारते हैं। रामू चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वह दोनों रामू में दे लठ बरसा रहे थे। तभी राजू गेट खोलकर देखता है तो रामू पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वह दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, अरे भाई रुको। इस रामू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको, मैं लाता हूँ। राजू रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर रामू भी अपने घर में चला जाता है और राजू भी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते राजू दौड़ते हुए रामू के पास आता है और बोलता है, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। राजू के हाथ में हीरा देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत में रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और रामू राजू वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक हीरा नहीं मिला, जबकि राजू ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। बातों ही बातों में रामू की नींद लग जाती है। तब वह बोलता है, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको रोज ऐसी नींद आएगी। और रामू उसे वर्ष राजू की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे रामू के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना। जो आज आपके घर में उसकी वजह से कई सारे हीरे रखे हैं। इतने में ही रामू की पत्नी बोलती है, वह तो नकली था, आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वह दोनों भाई सेनापति के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। कुछ नहीं, कुछ अच्छा काम होगा, तभी तो हमें बुलाया है। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस वर्ष तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है
और आपने इस बार सबसे ज्यादा राजकोष में कर दिया है। इसी का आप दोनों को इनाम दिया